आज हमारी फर्स्ट फिजियोलॉजी की क्लास है। फर्स्टली टारगेट हमारा यही रहेगा कि मैक्स मिनिमम टू मिनिमम टाइम में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन अ हाफ एंड मंथ। और मोस्ट प्रोबेबली है कि 2 मंथ्स के आसपास लग जाए, लेकिन हाफ एंड मंथ अगर एक दिन में दो दो सेशन होते हैं, अगर अभी वंदे सर और सुरभि मैम का भी जैसे ही हो जाएगा, फिर एक एक लेक्चर वो भी लेना अटेंड कर देंगे। फिर एक दिन में जब दो दो लेक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर स्पीड भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी। एक चीज पहले ही बता दे रहा हूँ कि हम जो अभी लेक्चर लेने वाले हैं वो इस बेस पे लेंगे कि आपको एटलीस्ट इतना आइडिया तो है 12th तक के लेवल का। हम बिल्कुल भी इस बेस पे लेक्चर नहीं लेंगे कि ठीक है चलो आपको फर्स्ट ईयर का आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, यानी आपने फर्स्ट ईयर का एटलीस्ट एक बार देखा हुआ है, नहीं पढ़ा नहीं समझा कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने एक बार देखा हुआ है, आपको पता है कि कौन सा टॉपिक एटलीस्ट किस चैप्टर में आता है। अगर मैं कोई टॉपिक उठा के बोल दूं कि हिमोस्टेसिस, तो आपको पता होना चाहिए वो ब्लड के चैप्टर के अंदर आता है। तो इतना आइडिया आपको जनरली रहना चाहिए। क्यों हम उस थोड़ा हमें धीरे धीरे करके हम ग्रेजुअली स्पीड भी इंक्रीज उसी के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। अभी एक दो दिन में जैसे आज आपको लगेगा कि थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग भी हम बेसिक से ही करेंगे। मैं स्टार्टिंग सेल से ही करूंगा, स्टार्टिंग का चैप्टर मैं ही लूंगा, फिर जैसे धीरे धीरे वंदे सर और सुरभि मैम ज्वाइन करेंगे, वो अपना देखें, वो अपना जो भी वो स्टार्ट करेंगे, फिर वो अपना इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। मेरी स्पीड थोड़ी सी अभी स्टार्टिंग में आपको एक दो दिन स्लो लगेगी, लेकिन उसी अकॉर्डिंग मैं ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाऊंगा। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो सेल ही रहेगा। कोई भी डाउट आए, दो चीजें बिल्कुल याद रखना, अगर आपको कोई भी डाउट आता है एट अ टाइम पूछना, क्योंकि क्लास करेक्ट 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 3 बजे खत्म हो जाएगी। मेरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकूं। 2 बजे स्टार्ट करके मैं 3 बजे क्लास खत्म कर दूंगा। तो आपको जो भी डाउट है ऑन द स्पॉट पूछिए, वहां नहीं समझ आ रहा है उसी टाइम पूछिए, बिल्कुल भी नहीं है। और नहीं समझ आ रहा है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कितना भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपका सिंगल सेकेंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ आकर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, क्लियर बोलो कि समझ नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर आकर अपना सिंगल सेकेंड भी वेस्ट आपको नहीं करना है। सिंगल मोटो आपका बस यही होना चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी सेकेंड विल बी काउंटेबल। कुछ भी आप कर रहे हैं वेस्ट, वो आपके सामने है। तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आए बिल्कुल पूछिए। फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम सेल। अगर मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं या कुछ भी पुटअप करूं तो आंसर देने की कोशिश करा करो। फर्स्टली जल्दी कोई बता दो, सेल की डेफिनेशन क्या होती है 2 लाइन में। Structural and functional unit of our body. या फिर सिंपल बोले तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, या लाइफ हमारी जो भी इसका क्या है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। यानी मैं आपको ना जो भी बताऊंगा, बुक आपके पास है, अगर आपके पास बुक है उसको ओपन करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज समझाऊंगा वो मैं अपनी स्लाइड पे इस तरीके से आपको बताता जाऊंगा। तो बुक आप अपने सामने रख लीजिए, और मैं जो पढ़ता जाऊंगा बोलता जाऊंगा तो उसको आप देखते रहिए कि वो ही सारी चीजें कवर अप हो रही हैं कि नहीं, टॉपिक वाइज। ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा सेल सिंपल लैंग्वेज में हम जानते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्या होती है? इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लाइफ। why we called as a building block of life? we know that के सेल it consist of a, अगर बहुत सारे सेल एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे मिलके बनाएंगे ऑर्गन। देन हमारे जितने भी ऑर्गन सब एक साथ इकट्ठे होके मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कुछ पर्टिकुलर सेल्स जुड़े, उन्होंने मिलके टिश्यू बनाया, कोई भी टिश्यू बनाया, वो बहुत सारे टिश्यू मिलके उन्होंने पर्टिकुलर एक ऑर्गन बना दिया। चलो उस ऑर्गन का नाम ले देते हैं किडनी। सपोज अब वो ऑर्गन था किडनी। अब वो किडनी का ऑर्गन सिस्टम क्या है? किडनी का फुल फंक्शन क्या फंक्शन है? हमें पता है कि हमारे बॉडी में से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रिएट आउट करना। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी हम करते हैं मेटाबॉलिज्म करना, जो भी अगर हम वो इनटेक करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, उन सबका जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उन सबको बाहर निकालना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको बाहर निकालना। तो वो ऑर्गन सिस्टम है किसका? किडनी का।
तो हम बिल्कुल बेसिक यूनिट से, जैसे हमने क्लास 11 12 में सेल्स को पर्टिकुलर पढ़ के आए कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, अलग अलग इसके सेल के बेसिस पे हमने अलग अलग इंडिविजुअल्स को डिवाइड करा था। हम अभी जो क्लास 12 में हम जनरली पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कौन सा, प्लांट सेल्स। अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंशिएट क्या है, सबसे बड़ा एकदम मार्कली डिफरेंशिएट क्या है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट। सेल वॉल, सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है वो क्या है, आपको प्लांट सेल में मिलेगी लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलती। इसका रीजन क्या है? हमने हमेशा याद रखना, कोई भी अपना माइक म्यूट कर लो, जो भी बोलने के बाद माइक म्यूट कर लिया करो। जैसे मैं आपके सामने अभी एक क्वेश्चन रखता हूँ, आप लोग बहुत लोग आंसर दे देंगे। मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, एक मैटर की कितनी, मोर 100% बता देंगे कि एक कितनी स्टेट है। मैं पूछूं तीन ही क्यों होती है, क्या आंसर है आपका? आप आंसर देके अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे क्वेश्चन सामने रखा कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, आपने बोला कि सर तीन स्टेट होती है, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, एक गैस होती है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। ये तीन ही क्यों होती हैं, चौथी क्यों नहीं होती? क्या फंडा रहा होगा इसके बीच में? कोई भी अगर हमारे माइंड में आता है ना, तो उसके पीछे पहले लॉजिक समझने की कोशिश करा करो। क्या लॉजिक रहता है कि हम जानते हैं हमेशा दो फोर्स ही, हमेशा कोई भी चीज हो, पर्टिकुलर कोई भी चीज हो, उसमें सिर्फ दो ही फोर्सेस वर्क करती हैं। फर्स्ट इज अट्रैक्शन, सेकंड इज डिस्ट्रैक्शन। अगर जब अट्रैक्शन फोर्स डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा हो जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली चिपक जाते हैं, तब वो कौन सी स्टेट में जाता है, सॉलिड में। व्हेन अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन, then this state is called as liquid state. Or when distraction force is more than attraction, then it is in the form of gaseous state. तो ये लॉजिक था। इसी तरीके से ये मैंने आपको एक सिंपल बेसिक एग्जांपल बताया कि अगर मैं कुछ भी पूछूं या कोई भी चीज हो, तो उसके सामने आप एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि व्हाई, ऐसा क्यों है। अगर नेचर ने जो प्लांट में अगर सेल वॉल दी है, एनिमल में नहीं दी है, तो उसका क्या रीजन है? उसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट सेल्स क्या है, प्लांट में जो भी सेल्स है वो अपनी जगह क्या स्टैटिक रखे हुए हैं, फिर भी अपनी जगह प्रेजेंट हैं। लेकिन हमारे में, जैसे अगर मैं आपको बात करूं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपके मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, अपने आप को ट्रेवल करवा रहे हैं। और आप एक बहुत अच्छी सी बात जानते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ भी क्या है, सब कुछ कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है। अगर अभी ब्लड वेसल्स अगर इस ब्रेथ पर है, तो वो आगे जाके कितनी नैरो होती चली जाएगी, बिल्कुल नैरो होती जाएगी। फिर आगे जाके फिर कहो बिल्कुल एक्सपेंड हो जाए, वो किसी की ब्रांच में चली गई तो वो और नैरो हो गई। तो ब्लड को तो हर जगह ट्रेवल करना है, यानी इसका मतलब है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हर जगह ट्रेवल करना है। तो फिर अगर सेल वॉल होती, तो सेल वॉल प्रोवाइड्स द रिजिडिटी टू द सेल। सेल वॉल क्या प्रोवाइड कराती है, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। और अगर हमारे एनिमल सेल्स को रिजिडिटी हो जाती, तो वो अपना शेप चेंज नहीं कर पाता। और शेप चेंज ना करने की वजह से वो इतना, ठीक है, लार्ज एरिया में से निकल जाता, जैसे ही वो स्मॉल एरिया में जाता, शॉर्टेस्ट एरिया में जाता, वो जाके यहाँ पर क्या स्टक हो जाता, फंस जाता। लेकिन ड्यू टू absence ऑफ सेल वॉल, रिजिडिटी इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स विच अलाउ टू परमेबल। वो एक इसको क्या, एक उसने बिल्कुल रिजिडिटी दे दी, वो अपना शेप चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग, जो उसकी सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने वो सेल के स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, अपने आप को रिजिड कर लेता है। यही मेन पॉइंट है कि जो एनिमल में है वो सेल वॉल नहीं है। तो फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये भी पुट अप होता है कि सेल वॉल सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिजिडिटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कराती है। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि सेल्स के अंदर हम जानते हैं क्या क्या होता है। सेल, ये सेल है अगर सपोज, तो इसके अंदर न्यूक्लियस रखा हुआ है, और सेल के कुछ पटे, उसके कुछ छोटे छोटे उसके ऑर्गेनेल्स भी हैं। अगर हम उसको क्या बोले, वो सेल्स के पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे हम जानते हैं क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, लाइसोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, गोल्गी एप्रोटिस, राइबोसोम,
ये सब क्या है, ये सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं। और बीच में भरा हुआ है क्या, साइटोप्लाज्म। अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इस हिसाब से तो फिर ये भी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि जो भी अंदर की चीजें हैं वो बाहर निकल जानी चाहिए थी। तो उसके लिए नेचर ने क्या करा, उसके लिए क्या करा कि जो हमारी ह्यूमंस की सेल मेम्ब्रेन है उसको इतना फ्रेजाइल और स्टिफ इन नेचर बनाया कि वो सेल वॉल की तरह भी काम कर लेता है। वो एज अ सेल वॉल वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी चला रहा है, और सेल वॉल नहीं है तो उसका फायदा उठा के वो अपने आप को, अपने शेप को रीइनहेंस भी करता है, बार बार अपनी अपनी रिजिडिटी का फायदा भी उठाता है। यानी जो ह्यूमंस में सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले रोल करती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसको रिजिडिटी, बहुत सारे काम है। कितने सारे काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, कोई भी चीज को अंदर बाहर, मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा क्या क्या चीजें अंदर बाहर होनी होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई चीज को अंदर ट्रेवल करना है सिंपल लैंग्वेज में, बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, अंदर होता है इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अगर किसी भी चीज को अंदर से बाहर लेके जाना है या बाहर से अंदर लेके जाना है तो कौन परमिएबल करेगा, कौन परमिट करेगा, सेल मेम्ब्रेन। यानी कितने सारे काम हमारे अकेले सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मगर उसके लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी उसको प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो उसी तरीके से सेल का उसमें सिंपल लाइन उसी में यही लिखी है कि सेल, all the living things are composed of cells. A single cell is the smallest unit that has all characteristics of life. Cell is defined as a structural and functional. दो वर्ड रहते हैं यहाँ, हम लोग याद तो कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल बोल दिया और फंक्शनल बोल दिया, ये दो वर्ड यूज क्यों करें। स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि हमें पता है सेल्स आगे जाके हमारे कौन से टिश्यू फॉर्मेशन करेगा, और टिश्यू फॉर्मेशन करने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स जनरेट होंगी, अलग अलग फॉर्म होगा। जैसे हमें पता है स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा हमें, तो वो हमारा क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, फ्रेमवर्क बनाएगा। और फंक्शनल क्या है, आपको पता है सेल्स के कितने सारे काम है, क्या काम है, सबसे बड़ा काम ही क्या, एटीपी का फॉर्मेशन करना। अगर आज आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको एनर्जी की नीड है, तो वो एनर्जी कौन बना रहा है, सेल बना रहा है। वो एनर्जी कौन बना रहा है, सेल बना रहा है। यानी तो ये दोनों काम कर रहा है, ये हमारा फ्रेमवर्क भी तैयार कर रहा है, और हमारे बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उन सबको भी क्या रेगुलेट कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ अगर आपसे जैसे दो मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, सेल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज माइक कर ले जो भी है, सेल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या होनी चाहिए। पहला क्या, सेल को क्या क्या चाहिए, सेल को दो चीजें बहुत जरूरी हैं उसको सरवाइव करने के लिए। पहला उसको न्यूट्रिशन चाहिए और दूसरा उसको ऑक्सीजन चाहिए। सेल को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराता है, हमारे बॉडी में सिर्फ दो ही चीजें जो सेल को, दो ऑर्गन जो सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं, आप जानते, एक लंग्स और एक हार्ट। ये दो ऑर्गन है जो सेल को पर्टिकुलर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू आता है और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि सेल में क्या एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, सेल हमारी बॉडी के लिए एनर्जी तो बना रहा है, फिर हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन तो आना चाहिए कि जो हमारे लिए एनर्जी बना रहा है अच्छी बात है, उसके लिए एनर्जी कौन बना रहा है, उसको भी तो नीड होगी ना, उसको भी तो एनर्जी की नीड होगी, तभी तो वो एनर्जी बना पाएगा। तो सेल की दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटी। वो हमारे लिए भी एनर्जी बना रहा है मगर वो खुद के लिए भी एनर्जी बना रहा है, क्योंकि हमें पता है सेल पर डे पर डे बन रहे हैं, पर डे फिर वो ग्रोथ कर रहे हैं और पर डे मर रहे हैं, डाई भी हो रहे हैं। तो उस चीजों के लिए हमें क्या एनर्जी की नीड भी होगी। अब ये आप लोग तो बिल्कुल बेसिक सी चीज जानते हैं कि हमारे बॉडी में A to Z जितने सारे सेल्स हैं वो सब की सब बनते हैं, ग्रोथ करते हैं और फिर फाइनली जाके उनकी डेथ हो जाती है। हमारे बॉडी में अकेले ऐसे कौन से सेल्स हैं जो एक बार हमारे बाय बर्थ बन जाते हैं, उसके बाद दोबारा कभी नहीं बनते, उनकी सिर्फ डेथ ही होती है, वो कभी दोबारा नहीं बनते। कौन से सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, दैट इज न्यूरॉन्स। हमारे बॉडी के जो जितने भी नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जितने भी सेल्स हैं, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, ये एक बार डेवलप होते हैं बस एट अ स्टेजिंग ऑफ बर्थ, फीटल स्टेज में आपके डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये लाइफ में कभी भी दोबारा नहीं बनते।
तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि एक बार अगर ब्रेन सेल्स डेथ हो रहे हैं, तो अगर वो हो रहे हैं तो दोबारा जनरेट नहीं होंगे। ये काउंटिंग अगर वो कम होती जा रही है तो होती ही जाएगी, दोबारा सेल्स वो नहीं बनते, सिर्फ एक ही सर जो डीजनरेशन होती है तो वो फिर कैसे होती है? कौन से? बोलिए बोलिए, कौन से सेल्स की? सर अभी आप बोल रहे हो ना कि न्यूरॉन्स दोबारा से जनरेट नहीं होते हैं, तो डीजनरेट कैसे हो जाते हैं न्यूरॉन्स? सबकी प्रोसेस होती है। हमें पता है कि हमारे सेल्स नॉर्मली में रहते हैं, सबकी एक लाइफ स्पेन दे के रखी है कि इनका पर्टिकुलर, जैसे आरबीसी की लाइफ स्पेन दे के रखी है 180 डेज, ठीक है, लाइफ स्पेन 180 डेज रखे। ऐसे हमारे न्यूरॉन्स की कोई लाइफ स्पेन पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में डीजनरेशन होने के बहुत सारे रीजन क्या होते हैं कि अगर बॉडी में कुछ ब्रेन के लेवल पे कुछ ना कुछ एनोमली फॉर्मेशन हो जाए, जो मेटाबॉलिक जो रेगुलेशन चल रहा है उसमें क्या कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाए, उस वजह से डीजनरेशन होने लग जाता है। पर्टिकुलर खुद को कभी नहीं करता। एक वर्ड आप पढ़ेंगे, एप्टोसिस, एप्टोसिस वर्ड आएगा, इसको बोलते हैं सेल सुसाइड। सेल को जब लगता है कि अब उसका काम खत्म हो गया, यानी उसकी पावर खत्म हो गई, तो वो खुद से ही अपने आप को मार लेता है। ये आप जब सेल डेथ पढ़ेंगे तो वहां आप एक वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन ये वाली प्रोसेस ब्रेन सेल्स में नहीं होती। ब्रेन सेल्स कभी खुद को नहीं मारते, वो जब भी मारेंगे जब कोई ना कोई एनॉमली फॉर्म हो जाएगी। यानी पर्टिकुलर अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ना कोई ब्रेन में, जैसे बहुत सिंपल मेनिंजाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑन द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक पहुंच जाए और ब्रेन के पर्टिकुलर सेल्स को इन्फेक्ट कर दे, तो वो बैक्टीरिया आपके सेल्स को डाई करेंगे, लेकिन आपके सेल्स खुद से कभी नहीं मरेंगे। वो ऐसा भी नहीं है, वो ग्रोथ भी नहीं करते और डिजनरेट भी नहीं होते। वो एक काउंटिंग में बस ये हो सकता है कि वो एक स्टेज काउंटिंग में और उसके बाद वो डेथ होते जाएंगे। ओके सर। अब ये किसी का क्वेश्चन है कि ब्रेन सेल में ऐसा क्यों होता है, वो डेथ क्यों नहीं होती? ये उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसका कोई वैसे नहीं है, ये उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि जो ब्रेन सेल्स, क्योंकि ब्रेन सेल्स हमें पता है हमारी एक इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं। आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप कुछ भी मेमोराइज करते हैं, आप आज पढ़ते हैं तो कल वो क्या डिले हो जाती है, क्या मतलब ऐसा हो जाता है गायब। अगर आज आपने ड्राइविंग सीखी, आप कितना भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको 10 साल बाद, 10 साल 15 साल तक आप गाड़ी मत चलाना, उसके बाद आप सडन गाड़ी स्टार्ट करना, 5 मिनट प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर उसके बाद आप गाड़ी चलाने लग जाओगे ना। तो ऐसा क्यों हुआ? सर एक क्वेश्चन है मेरा। बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जब आपकी एजिंग होती है तब तो डिजनरेशन होता है न्यूरॉन्स का। सर एजिंग में ऐसा क्या होता है? मैंने बोला ना, डीजनरेशन नॉर्मली एजिंग में ब्रेन सेल्स का भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज आनी चाहिए। देखो आपको पता है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि एक सेल्स को जरूरत है रहने के लिए, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक उसका न्यूट्रिशन, एक उसका ऑक्सीजन। अब आप ये चीज तो जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एजिंग होने लग जाती है, तो मैंने बोला कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा कौन? ब्लड जाता है, ब्लड के थ्रू आपको पता है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच होके जाती है। हमारी धीरे धीरे हमारी रेस्पिरेटरी रेट भी स्लो होने लग जाती है, प्रॉपर अमाउंट का ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो सेल क्या होगा? मरेगा नहीं, डाई नहीं होगा। फिर हमारा प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता, ब्लड फ्लो भी स्लो हो जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब फंक्शंस लूज होने की वजह से पर्टिकुलर नर्व्स, जो न्यूरॉन से ब्रेन सेल्स है, उनकी डेथ होती है। एजिंग, जब एजिंग होती है तब उनको जो मिलने वाला ऑक्सीजन है वो नहीं मिल रहा है, तब उनकी डेथ हो रही है, ना कि नेचुरली नहीं हो रही है। हम ये भी बोलते हैं कि हमको पता है कि सिंगुलर सेल्स होता है ना, हम उसको इमोर्टल बोलते हैं। जो सिंगल यूनिट ऑफ सिंगल सेल से बने होते हैं हम उनको इमोर्टल बोलते हैं। हम बोलते हैं वो मरते नहीं है कभी, लेकिन क्या कभी ऐसा है वो खुद से नहीं मरते हैं, लेकिन कभी ऐसी सराउंडिंग्स के नेचर तो होते हैं ना, सराउंडिंग तो ऐसी है जो उनको मार देगी। यहाँ इमोर्टल का मतलब ये नहीं है, यहाँ इमोर्टल का मतलब ये है कि खुद से ये खुद को डिजनरेट नहीं करते, जैसे बाकी सारे सेल्स खुद को डिजनरेट करते हैं। उस प्रोसेस का नाम एप्टोसिस है, हम आगे पढ़ेंगे सेल सुसाइड। जब सेल को लगता है कि हाँ हमारा टाइम खत्म हो गया, यानी हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबके फंक्शंस क्या हो गए,
स्लोज हो गए, स्लो डाउन हो गए, अब हमें टूट जाना चाहिए, हमें खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये ब्रेन सेल्स के अंदर नहीं होता। बस मगर बाहर से ऐसी कोई सराउंडिंग आई जिसने जो उसके लिए एसोसिएट नहीं थी, उसके लिए अडेप्टेबल नहीं थी, देन वो उसको डिजनरेट कर देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। और क्या होता है, और सेल का काम क्या है, जैसे मैंने बात करा अभी ऑक्सीजन को लेना है तो ऑक्सीजन को लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है, और बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं उन सबको भी बाहर करता है, और एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करके रखता है। प्लस हमें पता है कि सेल्स, हम बहुत सारे सेल्स पढ़ के आए, जैसे हमने फेगोसाइटिस पढ़े हैं, डब्ल्यूबीसी में फेगोसाइटोसिस पढ़े हैं, उनका काम क्या है, बैक्टीरिया को इन्वेट करना। तो ये क्या दिखाते हैं, शोस इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द बॉडीज। एग्जांपल डब्ल्यूबीसी, इनका यही काम तो है। और सबसे बड़ा काम ये क्या, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। ठीक है, और इसी में ये लाइन लिखी हुई है, अगर आपने सेमिलिंगम खोलेंगे उसके 6th पॉइंट में आप लाइन देखो लिखी है, रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन, देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक न्यूरॉन विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। यही मैं आपको तब से पॉइंट बता रहा था कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो एक बार जब जर्मिनेट हो गए तो हो गए, वो दोबारा रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ाते। सर मैं आस्क समथिंग। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मुझे ये जानना है कि पैरालिसिस में क्या होता है, उसमें भी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डेड हो जाता है? ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये 3rd ईयर का क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल बता दूं। देखो पैरालिसिस जैसा सिंपल, पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रोक क्या होता है। ओके। स्ट्रोक होता है, हम बोलते हैं स्ट्रोक में दो पार्ट आते हैं। आप जैसे पूछ रहे हो तो इस क्वेश्चन को कर थोड़ा सा मैं आपको सुपरफिशियल बता देता हूँ, बाकी आप ये 3rd ईयर में पढ़ोगे, जब आप न्यूरो पढ़ोगे तब उसके अंदर बहुत डीप पढ़ोगे। स्ट्रोक के दो पार्ट, स्ट्रोक हम पेशेंट का बहुत कॉमन सुनते होगे कि स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक 2 वजह से होता है, पहला रीजन होता है इस्चेमिक और दूसरा रीजन होता है हेमरेज। इस्चेमिक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर, जैसे ये सपोज आपका ब्रेन है, ब्रेन में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है और ऑसिपिटल लोब होता है। ठीक है, ये आपका आगे वाला फ्रंटल लोब होता है, पीछे ऑसिपिटल होता है ना, पैराइटल होता है, फिर टेम्पोरल लोब्स होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रेन्स के पार्ट होते हैं, आपने नाम पढ़े हैं, सेरिबेलम पढ़े हैं, सेरिबेलम पढ़ा है, मेडुला पढ़ा है, ये सारे पर्टिकुलर सबको अलग अलग सप्लाई करते हैं। इसको सप्लाई करने के लिए आपने 1st ईयर की एनाट में पढ़ा होगा सर्कल ऑफ विलिस, जो पूरे के पूरे ब्रेन को क्या ब्लड सप्लाई देता है। सर्कल ऑफ विलिस का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ होगा, वो पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई देता है। बहुत सारी आर्टरीज उसमें आपने पढ़ी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी पढ़ी है, एंटीरियर आर्टरी पढ़ी है, पोस्टीरियर पढ़ी है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी पढ़ी है। ये सब क्या डिफरेंट डिफरेंट हमारे ब्रेन के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या हो जाए, जो ब्लड सप्लाई जा रही है, हमें पता है कि ब्लड सप्लाई से मेन काम क्या है, पर्टिकुलर उस पार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उस पर्टिकुलर पार्ट में जो पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। यानी अगर वो सेल मर जाएंगे तो वो सेल वहां पर खत्म हो जाएंगे, तो उनका जो फंक्शन है वो रुक जाएगा, क्योंकि सेल्स हम पढ़ते हैं फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अगर वो सेल मर गए तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो कैसे मर सकते हैं। 2 रीजन होता है, एक फर्स्ट रीजन होता है इस्चेमिक। इस्चेमिक का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो किसी ना किसी कारण की वजह से रुक जाए। बहुत सिंपल कारण होता है, आप जानते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। जैसे मैं बहुत जैसे फैट का एम्बोलिज्म हो जाए, फैट का क्लॉट बन जाए, या कुछ भी कोई इस्चेमिक का सिंपल रीजन होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कोई वेसल्स में क्लॉट अड़ गया जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पा रहा। अब ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाएगा तो जो पर्टिकुलर आर्टरी उस पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई कर रही थी वहां पर अब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और अगर वहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर एरिया के सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उस एरिया के सेल अगर डेथ होंगे तो वो पर्टिकुलर एरिया जिस मसल्स को क्या मोटर 2 सप्लाई होती है, एक सेंसरी, मोटर क्या होता है जो आप मूवमेंट करते हैं, और सेंसरी क्या जो आपके सेंसेस हैं जो पर्टिकुलर उसको सप्लाई करते हैं वो चले जाएंगे, उसको हम बोलते हैं पैरालिसिस। ओके। और दूसरा होता है हेमरेजिक। हेमरेजिक क्या होता है, नहीं ठीक है जब इनसे पानी ज्यादा तो पड़े और ये 60 के पूरे नहीं हुए मारे ज्यादा। हेमरेज क्या है कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है ड्यू टू, अब ये बहुत मोस्ट कॉमन रीजन है, आपने बहुत सुना होगा कि ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर जो लोग को रहता है उनकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द रीजन जो होते हैं वो हेमरेज के होते हैं। क्या होता है कि आपका क्या हो गया,
ब्लड वेसल आपकी रप्चर कर जाती है, फट जाती है, और फटने की वजह से तो क्या होगा, तो पर्टिकुलर आगे जो ये इसको पर्टिकुलर ऑर्गन को सप्लाई कर रही थी वहां पर सप्लाई नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं हेमरेज। इस टाइप से स्ट्रोक रहते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। पर्टिकुलर आगे अब हमें पता है सेल्स हमारे आगे सेल्स क्या बनाते हैं, सेल आगे बनाते हैं टिश्यूज को, और टिश्यू भी मेन हमारे होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या 4 टाइप होते हैं? मोस्ट कॉमन, बिल्कुल पहले हमारे होते हैं मसल्स टिश्यू। कौन से? मसल्स टिश्यू, जो क्या बनाते हैं, जो आपका सिंपल आपका फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज उनके अंदर कौन कौन से आते हैं मसल्स टिश्यू के अंदर? स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। आप जानते हैं ये 3 ही मसल्स होती हैं हमारी। स्केलेटस मसल्स हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, स्मूथ मसल हमारे ऑर्गन की आउटर लेयर है, जो ऑर्गन के ऊपर की लेयर है, जो ऑर्गन्स की मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं, और कार्डियक मसल्स अलग स्पेशलाइज फॉर हार्ट, कार्डियक यानी फॉर स्पेशलाइज फॉर हार्ट की मसल्स के लिए होते हैं। यानी पहला टाइप कौन सा है? मसल टिश्यू, उसके अंदर 3 है, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। दूसरा होता है नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू जो किसका फ्रेमवर्क तैयार कर रही हैं? आगे हमारे न्यूरॉन्स का और उनके सपोर्टिंग सेल्स का। तीसरा होता है एपिथेलियल, एपिथेलियल में भी आपने 11th-12th में पढ़ के आते हैं, इसके अंदर भी आप 4 टाइप पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो अलग अलग बॉडी में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट होता है स्क्वेमस, फिर कॉलमनर, फिर क्यूबॉइडल और एपिथेलियल सेल्स। कौन सा? स्क्वेमस, कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ये किस बेस पे होते हैं? ये बेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, कि जो सेल्स है वो किस अरेंजमेंट में बेसिस हैं, उसके बेसिस पे ये वाला टाइप होता है। और 4th टाइप होता है लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू। ये नाम में ही लिखा है, यानी ये कनेक्ट करेगा। तो इसमें कौन आएगा? इसमें हमारा मोस्ट कॉमन आएगा ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये सब क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? 2 एरिया को कनेक्ट कर रहा है, बोन क्या है? कनेक्ट कर रही है, कार्टिलेज क्या है? कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। यानी 4 टिश्यू हमने मेन डीप पढ़े। हमने क्या पढ़ा? पहला मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड लास्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। अब फाइनली फिर टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन में मैं आपको बस अब थोड़ा स्पीड इंक्रीज करूंगा। ऑर्गन हमारे 2 टाइप के होते हैं। अब ये आपको याद होना चाहिए, हम इनको जल्दी जल्दी निकालते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऑर्गन हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहले हमारे ऑर्गन होते हैं ट्यूबुलर, नाम में ही है ट्यूबुलर और होलो ऑर्गन। इसका मतलब क्या है? वो ऑर्गन अंदर से कैसा है? होलो है, खाली है। और दूसरा हमारा ऑर्गन होता है कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइमल, यानी अंदर से भरा हुआ। अब मुझे आप एग्जांपल बता सकते हो कि होलो ऑर्गन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं और कॉम्पैक्ट ऑर्गन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? किडनी, होलो ऑर्गन। सर होलो में हमारा स्टमक आ सकता है। होलो में हमारे जितने भी मेनली सारे आते हैं वो, जैसे होलो में मैं आपको बताऊं, हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब हमारे होलो हैं। लेकिन जो हमारे कॉम्पैक्ट है, किडनी कितना अंदर से स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, आप जानते हैं किडनी का एक एक नेफ्रॉन, किडनी पूरा आपका कॉम्पैक्ट रहता है। ब्रेन, ये आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स में, पैरेन्काइमल, दैट्स कॉल्ड कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइमल ऑर्गन्स, ये हमारे आते हैं। फिर उसके बाद ये ऑर्गन्स पर्टिकुलर आपको मिलके बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम में आप जानते हैं क्या कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारे? जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, काम क्या है उसका? ऑक्सीजन को सप्लाई करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, काम क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज, हमारी स्पीसीज को आगे बढ़ाना। फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, आपको पता है। एंडोक्राइन सिस्टम है ना हमारी बॉडी का, हम बाकी सब सिस्टम पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के 3 बहुत बड़े मेजर काम करता है। क्या क्या काम करता है? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी के लिए जो ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होती है, स्किन कौन सा ऑर्गन है? स्किन कॉम्पैक्ट ऑर्गन है, होलो तो ना है, स्किन कॉम्पैक्ट ऑर्गन है। और ये आपको भी पता है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, आपको पता होगा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा होता है? स्किन में स्किन होती है, ठीक है। तो ये स्किन हमारी क्या लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी होती है।
जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी होती है और वो हमारी क्या कॉम्पैक्ट होती है, कॉम्पैक्ट ऑर्गन होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। अब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम बता रहा था। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के 3 मेजर रोल रिस्पॉन्सिबल रहता है, 3 मेजर काम करता है। पहला, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी ग्रोथ चल रही है पर्टिकुलर, वो क्या है, वो एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा है। आप सबसे बड़ा हार्मोन जानते हैं, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब आपके एंडोक्राइन सिस्टम से ही रेगुलेट होते हैं। आपको पता है आपके जितने भी हार्मोन्स है सब कौन रेगुलेट करता है उनको, एंडोक्राइन सिस्टम। तो यानी पहला मेजर काम इसका क्या है, आपकी बॉडी की ग्रोथ को करना। दूसरा, ग्रोथ करना अच्छी बात है, लेकिन उसको रेगुलेट भी करना। आप जानते हो क्या, एकदम इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन अगर इंक्रीज होते रहे तो एकदम इंक्रीज हो जाए तो वो भी आपके लिए एनॉमली है। अगर कोई भी हार्मोन है वो भी आपके अंदर ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो वो भी आपके लिए एनॉमली है। तो उसको रेगुलेट भी करना। और तीसरा, उसको मेंटेन करके भी रखना कि पर्टिकुलर स्टेज पर अगर हमें इतने हार्मोन की जरूरत है तो वो हमें हमारे पास उतना हमें मिले। यानी कौन कौन से 3 काम हो गए, एक बॉडी की ग्रोथ बनाना, एक उसको रेगुलेट करना, तीसरा उसको मेंटेन करके रखना। ये 3 हमारे मेजर काम रहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के। फिर हमारा मस्कुलोस्केलर सिस्टम भी होता है, जो किस लिए रहता है, जो बॉडी को स्टेबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। अब पर्टिकुलर हम आते हैं, ये हमने पढ़ा बिल्कुल बेसिक। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं एक सेल की। सपोज ये एक सेल है। 3 स्ट्रक्चर तो आप मुझे बता ही दोगे क्या, कि सर सिंपल बाहर का होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। अब पहले हम न्यूक्लियस को थोड़ा बाद में लेंगे, पहले हम लेंगे सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को। हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। पहले हम सेल मेम्ब्रेन को समझेंगे, फिर हम साइटोप्लाज्म को समझेंगे, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उनको समझेंगे, फिर हम आखिरी में जाएंगे न्यूक्लियस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को, कि सेल मेम्ब्रेन मैंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करा रहा है, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्टिव शीथ प्लस इन्वॉल्विंग दी सेल बॉडी। ये आपको प्रोटेक्टिव काम, बिल्कुल क्या काम करवा रहा है, प्रोटेक्टिव काम करवा रहा है। इसको सेल मेम्ब्रेन को ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसपोर्टेशन में, बाहर आपका होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ECF, अंदर होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्टेशन कराना, फिर वो चाहे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये सब किसके थ्रू होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कोई भी चीज को ECF से ICF में ले जाना या ICF से ECF में ले जाना, वो होगा किसके थ्रू, वो होगा आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो होती है 75 से लेके 111 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। ये 3 चीजों से बनी होती है। अब बिल्कुल बुक अपने सामने रखना, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रक्चरली बताते जा रहा हूं। जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी 3 चीजों से बनी होती है। आप क्या क्या, पहला हमारा प्रोटीन, दूसरा लिपिड, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। और आप जानते हैं यही ऐसी 3 चीजें हैं जो आप अपने डेली रूटीन लाइफ में इनटेक करते हैं एज इन अ फूड। जब भी आप कोई भी कुछ भी खाना खाते हैं तो आप इन चीजों को इनटेक करते हैं। आप प्रोटीन लेते हैं, लिपिड्स मतलब आपके जितने कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, ये सब क्या है, ये आपके लिपिड्स हैं, ऑयल्स वगैरह। और कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट यानी आपकी शुगर वगैरह, शुगर, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब क्या है, ये आपके कार्ब्स हैं। तो यही इन तीनों चीजों से ही ये सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। इन तीनों चीजों से ही क्यों बनी, माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 3 चीजें ही क्यों, क्योंकि हमें पता है यही 3 चीजों को हम इनटेक करते हैं और इन्हीं को सेल के अंदर लेके जाना है और बाहर लेके आना है, यही इनका काम है। प्रोटीन कितना होता है इस सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में 55% प्रोटीन होता है, लिपिड होता है 40% और रेस्ट बचा हुआ 5% होता है कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट। 5% हमारा रेस्ट बचा हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रोटीन 55%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 5%।
अब जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था ना, अब ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। आपके जो सेल मेम्ब्रेन थी पर्टिकुलर, उसके 3 मॉडल आए थे। आपसे जो पूछने वाला मोस्ट कॉमन मॉडल है वो आप जानते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, लेकिन उससे पहले भी 2 मॉडल आई थी, उसको सैमुअल निगम ने सिर्फ 2 लाइन में समझा के रखा है। पहला उसने पहला जो स्ट्रक्चरल मॉडल बताया था वो बताया था डैनली-डेबसन मॉडल। इसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी बोलते थे। डैनली-डेबसन मॉडल, इसको क्या सैंडविच मॉडल के नाम से भी बोलते हैं। इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने सिंपल सा बस हमें इतना बता दिया, इन्होंने बोल दिया कि 2 लिपिड्स की लेयर होती हैं, एक ये रही, और बीच में प्रोटीन भरा हुआ है, बीच में प्रोटीन है, यानी ये लिपिड्स की लेयर है और सेंटर में ये हमारा प्रोटीन भरा हुआ है। इसलिए उन्होंने इसको सैंडविच मॉडल बोला। क्या बोला? सैंडविच मॉडल बोला, सैंडविच ऑफ लिपिड्स। तो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सैंडविच ऑफ लिपिड मॉडल इस नाम से भी याद आता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि 2 लेयर्स हैं जो लिपिड्स की हैं, जो बना रही है, और सेंट्रल में प्रोटीन भरा हुआ है, बस इतना ही। फिर दूसरा एक मॉडल और आया, यूनिट मेम्ब्रेन। Sir, your voice is breaking. Sir, your I check it. voice is breaking. हाँ, just a second. अभी देखना दोबारा फिर से हो तो प्रॉब्लम बताना। सेकेंड मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कुछ भी नहीं था, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो डैनली-डेबसन मॉडल था उसी का ही क्या एक इलेक्ट्रॉन वर्जन लेके आए, लेकिन वो भी फेल हो गया। जो अब इसके बाद फिर आखिरी में आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो अभी तक का माना हुआ मॉडल है कि हम इसी मॉडल को अभी तक अप्रूवल दिए हैं और इसी को ही मानते हैं। ये किन्होंने दिया था? ये 1972 में आया था। ये 2 नाम से फेमस, इसके 2 साइंटिस्ट, और इस नाम से भी ये मॉडल आता है, दैट इज एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन। एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन, इनके नाम से ये मॉडल भी आता है। इन्हीं ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब नाम से ही देखो, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोला? इन्होंने बोला कि फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोला? इन्होंने बोला कि जो ये मॉडल है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या है, कोई भी इट नॉट लाइक ए प्रेजेंट ऑन लाइक ए मेम्ब्रेन, ये कोई भी शीट की लाइक में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये फ्लूइड की तरह प्रेजेंट है, बिल्कुल जैसे फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसी की तरह प्रेजेंस है। और मोज़ेक का मतलब होता है क्या? एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। जैसे कोई भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई भी बॉक्स हैं, अब मैंने इकट्ठे करे, इनको एक साथ अरेंजमेंट में कर दो, तो उन्होंने बोला कि जो फ्लूइड्स हैं वो एक साथ एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। ये बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे उन्होंने सिंपल बोला कि उन्होंने बोला जो लिपिड्स की लेयर है ना, वो फ्लूइड में बिल्कुल ऐसे एकदम लेयर में प्रेजेंट है, और उसमें बीच बीच में प्रोटीन क्या है, तैर रही है। जैसे अगर आप एक समुद्र की लेयर को देख लें तो वो क्या है, समुद्र की अपर लेयर है, वो बिल्कुल ऐसे, और उसके ऊपर आइस के क्यूब्स हों तो वो उस पर फ्लोट कर रहे हैं। इस तरीके से वो उस पर प्रोटीन फ्लोट कर रही है। कुछ प्रोटीन है जो केवल सुपरफिशियल तक है, और कुछ प्रोटीन है जो अंदर तक एम्बेडेड हो गए, यानी कुछ प्रोटीन अंदर तक इस तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। सिंपल, आप बिल्कुल एकदम समुद्र की तरह समझिए कि जैसे अपर लेयर होती है, समझ रहे हैं आप, उसमें आइस फ्लोट करती है। कुछ आप आइस देखते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ होते हैं जो आइस के बड़े बड़े जो काफी डीप तक भी जाते हैं। यानी उन्होंने बोला कि लिपिड की एक फ्लूइड लेयर है जिसके ऊपर जो प्रोटीन्स हैं वो तैर रहे हैं। और उन्होंने प्रोटीन भी 2 नाम दिए। उन्होंने बोला कि 2 प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो ऊपर है, सराउंडिंग में है, यानी क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और एक उन्होंने बोला इंट्रिंसिक प्रोटीन है। हम इनके काम आगे देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का क्या काम होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या काम होता है। उन्होंने मॉडल को इतना समझाया। ये था उनका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये दिस मॉडल इज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट टिल नाउ। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल भी ऐसे नहीं बताया कि सैंडविच लाइक मॉडल में जैसे कोई लेयर बनती है, उन्होंने लेयर बोला, लेकिन वो लेयर भी क्या फ्लोट कर रही है। इसी वजह से यही रीजन है कि सेल मेम्ब्रेन जो अपना शेप चेंज करता रहता है, जो मैंने आपको कंटिन्यूअसली तब से बता रहा हूं कि एक सेल अपना जो शेप चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। क्यों? इसी रीजन की वजह से, क्योंकि जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो कोई पर्टिकुलर एक लेयर की फॉर्म में नहीं है, वो एक फ्लोट कर रही है। उसको जैसा शेप आगे गेन कर रहा है वो अपने आप को उसमें एक्यूमुलेट कर लेती है। अब इसमें हमने पढ़ा 3 डिफरेंट लेयर है, लिपिड, प्रोटीन
एंड कार्बोहाइड्रेट। अब तीनों लेयर को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तीनों लेयर में क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि लिपिड है तो कौन से लिपिड से वो बनी हुई है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज उसका काम क्या है, ये दोनों काम देखने हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझना क्योंकि ये एग्जाम में आती है। जैसे सेल वॉल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, काफी अच्छे से क्वेश्चन आ जाता है, बड़े मार्क्स में आ जाता है, 8 मार्क्स में आ जाता है। उसमें आपसे पूरी मेम्ब्रेन्स का में आपको तीनों मेम्ब्रेन को डिफाइन करना होता है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इनको समझते हैं। पहले हम लेते हैं लिपिड। अब जैसे मैंने आपको अब भी बताया कि लिपिड है क्या, लिपिड्स के अंदर क्या क्या आता है आपका? लिपिड्स के अंदर आपका आता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड्स, ये जितने भी आपके जो जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं ये सब आते हैं आपके लिपिड्स के अंदर। तो मैंने उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने समझाया था कि सबसे पहले लिपिड्स क्या है, फ्लूइड की फॉर्म में है। और हमने ये भी देखा था लिपिड है वो 40% के अराउंड प्रेजेंट है। और जो लिपिड है, जो मेजर लिपिड की लेयर बनी हुई है वो 2 लिपिड से बनी हुई है। फर्स्ट फॉस्फोलिपिड और सेकंड बनी है कोलेस्ट्रॉल से। सेकंड किससे बनी है? कोलेस्ट्रॉल से। पहली आपकी फॉस्फोलिपिड है और दूसरी आपकी कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है। इनका क्या क्या काम है? जैसे अब ये बुक आपके पास सामने होगी, इसमें 3-4 नाम है, ये आपको याद करने हैं। जस्ट अ सेकंड, ये रहे दो मेजर लिपिड्स हैं, पहली फॉस्फोलिपिड्स है, दूसरी कोलेस्ट्रॉल है। फॉस्फोलिपिड्स कौन कौन से हैं? उसके अंदर आते हैं अमीनो फॉस्फोलिपिड्स, स्पिंगोमाइलिन्स, फॉस्फोअमीलोक्लाइन, फॉस्फोपेटाइलमाइन, और ये वाले जो भी आपको नाम है इसमें से एक दो नाम याद कर लेना, अमीनो फॉस्फोलिपिड्स और स्पिंगोमाइलिन्स। ये 2 फॉस्फोलिपिड्स होती हैं जो इनको बनाती हैं। फिर इन सब में आपको पता है, हमारे नहीं है। हेलो, स्क्रीन विजिबल नहीं है? मेरे इसमें नहीं है सर, किसी के में 8 एडिशन है मेरे। सर विजिबल है। अब लिपिड्स में ना बहुत प्यारा इनका एक काम होता है। जैसे आपको पता है कोई भी लिपिड, तो कोई भी आपने, जैसे आप बहुत स्टार्टिंग में क्या सोप का स्ट्रक्चर पढ़ के आए थे, आपने सोप के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, जब वो ऑयली डर्ट को लेके निकलता था तो उसमें भी 2 हेड होते, एक हेड होता था, एक टेल होता था। इसी तरीके से इस लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें भी 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है। और आप ये बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हेड पोर्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है हाइड्रोफ्लिक। हेड पोर्शन इज अ पोलर एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लिक। और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। टेल होती है इसकी हाइड्रोफोबिक। अब ये 2 अलग अलग पोलरिटी लेके क्यों चल रहा है लिपिड? ये इसलिए लेके चलता है क्योंकि जो सब्सटेंस क्या है, वाटर सॉल्युबल है, वो हेड पे अटैच होके ट्रेवल कर जाते हैं। और जो है, जैसे हमारे अल्कोहल्स हैं, हमारे अल्कोहल हैं और जितने भी हमारी चीजें हैं जो क्या है, हाइड्रोफोबिक हैं, वो सब की सब क्या हो जाए, टेल, जो आपकी हाइड्रोफोबिक है वो सबकी आपके क्या हो जाए, टेल से अटैच हो जाए। तो टेल उनको लेके चला जाता है। ये क्या उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है। जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से क्या हेल्प करा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है। और जो मेन, ये मालूम कि ये बिल्कुल इस तरीके से लिपिड, जैसे ये लिपिड की बॉल है ना, तो ये फॉस्फोलिपिड्स किस तरीके से उन्होंने लिपिड की बॉल को बना के रखा है, बिल्कुल इस तरीके से। हेड है ऊपर की तरफ और टेल है अंदर की तरफ, इस तरीके से। अगर मैं बोलूं कि ये जो लिपिड की बॉल है, इसको मैं अगर माइक्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखूं तो मुझे इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से। ये आपने ये डायग्राम देखा भी हुआ कि इस तरीके से ये नजर आता है। लिपिड की बॉल इस तरीके से अरेंज है। और ये वाला, ये इसका हमने नाम क्या दिया, फॉस्फोलिपिड्स। इसमें दूसरा स्ट्रक्चर भी बोला हमने, दूसरा स्ट्रक्चर बोला कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल क्या काम कराता है? कोलेस्ट्रॉल आपका प्रोवाइड कराता है क्या, इंटीग्रिटी। जो फॉस्फोलिपिड्स की जो बीच की, इनके बीच को, इनको पकड़ के बैठता है कोलेस्ट्रॉल इनके बीच में धसा हुआ होता है और इन सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है कि ये दूर दूर ना भाग जाए, क्या नहीं हो जाए, दूर दूर ना चले जाए। तो इनको इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है। देखिए आपको ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपको देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है
फॉस्फोलिपिड्स। इसमें आपके तो आपको पता है, मैंने बोला तो जो आपका हेड है वो आपका हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो आपकी हाइड्रोफोबिक है। और इनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन कौन करके कौन रखा है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इनके हेड पोर्शंस के बीच में अटैच है, जो इनके हेड पोर्शंस है उनके बीच बीच में अटैच है और उनको क्या एक तरीके से मजबूती, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करा रहा है। ये बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड्स कैसे हैं? आर सॉफ्ट एंड ऑयली स्ट्रक्चर एंड कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू पैक the phospholipid in the membrane. So cholesterol is the responsible for the structural integrity of lipid layer of the cell membrane. क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है। फंक्शन मैंने लिपिड लेयर का आपको अभी बता दिया था जस्ट, कि जो चीजें उसमें क्या है, जो आपकी वाटर सॉल्यूबल है वो आपके हेड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगी। फंक्शन तीनों का एक ही रहेगा। लिपिड का भी फंक्शन वही है, ट्रांसपोर्टेशन कराना है। प्रोटीन का फंक्शन भी वो आगे वही रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कराना है। कार्बोहाइड्रेट भी जो 5% है उसका भी काम यही है कि ट्रांसपोर्टेशन कराना है। तो लिपिड किसको ट्रांसपोर्ट कराएगा? लिपिड ट्रांसपोर्ट उसके दो चीज के, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल मतलब वाटर इनसॉल्यूबल। हमारे फैट सॉल्यूबल क्या है? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब हमारे फैट सॉल्यूबल है। इनको कौन करेगा? इनको लेके चलता है टेल। और जो वाटर सॉल्यूबल्स है जैसे हमारे ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको लेके चलता है हेड, इनको ट्रेवल करवाता है। ठीक है। अब इसमें आप एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है कि देखो एक ही चीज है, इसमें आपको पता है कि कोई भी सेल है ना वो एनर्जी कैसे बनाता है, एनर्जी कैसे बनाता है, उसके लिए उसको आपने पढ़ी है, दो चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, और उससे फॉर्मेशन होता है एनर्जी का। यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों को लेके कौन आता है? लिपिड ही। एक को लेके आ रहा है कौन? हाइड्रोफोबिक यानी फैट सॉल्यूबल एंड, और एक लेके आ रहा है वाटर सॉल्यूबल एंड। दोनों एंड अलग अलग लेके आते हैं और दोनों सेल के अंदर जाकर कॉम्बिनेशन करके ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज एंड फॉर्म्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिशन ट्राइफॉस्फेट, इसी की फॉर्म में। तो इन दोनों का ट्रेवल कौन कराता है? लिपिड। लिपिड का फंक्शन यही है। सेकेंड लेयर क्या है? सेकेंड लेयर है हमारी प्रोटीन। और प्रोटीन के लेयर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन है ये लिपिड की लेयर है। प्रोटीन इसमें क्या कर रही है? बिल्कुल एकदम आइस क्यूब्स की तरह क्या तैर रही है। कुछ क्यूब से जो ऊपर की तरफ है और कुछ क्यूब से जो इम्बिडेट कर गए हैं, अंदर की तरफ धसे हुए हैं, और कुछ क्यूब से जो ऊपर की तरफ है। ऊपर वाले क्यूब्स को हमने नाम दिया था वो क्या? पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि वो पेरीफेरी पर है। और जो प्रोटीन अंदर चले गए उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, वो अंदर धस गए हैं, इनका नाम होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनका काम मेजरली इन्हीं का काम है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस हैं, ये मेम्ब्रेन के सुपरफिशियल नहीं है। पेरिफेरल वाला ही आपको क्या कर देगा? कोई भी चीज है अगर वो पेरिफेरल प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी तो पेरिफेरल वाला उसको पेरीफेरी तक तो ला देगा, बाकी बोल देगा आप आगे का काम अपना खुद देखो, आपको अंदर कैसे ट्रेवल होना है वो आप खुद देखो। आपको पंप के थ्रू जाना है या आपको एनर्जी दे के जाना है या आपको पैसिवली जाना है, आपको कैसे जाना है वो आप देखिए। लेकिन जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन्स है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो क्या, वो इस तरीके से नहीं है। वो अगर किसी भी चीज को, स्ट्रक्चर को अगर वो कराएगा तो वो पूरा मेम्ब्रेन के अंदर पास आउट कराता है, यानी ECF टू ICF पूरा ट्रेवल कराता है। यही फंक्शन है हमारा प्रोटीन का। बिल्कुल। प्रोटीन लेयर्स क्या? प्रोटीन लेयर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती हैं। ये दो मेन मैंने आपको बताए, एक पहला हमारा इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरा हमारा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या है? जो अंदर धसे हुए हैं। इंटीग्रल आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट पास थ्रू द इंटायर थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। और इनका मेन जो एग्जांपल है क्या है? सेल हेडिएशन प्रोटीन। ये सेल को आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखे हैं, सेल जंक्शन बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करना है, चैनल बनाना है। और सबसे बड़ी चीज आप याद रखना, हमारे बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम्स ये मेनली 90% प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। तो जो भी हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है या जो भी एंजाइम के लिए रहता है, जो भी उसको ट्रेवल करवाएगा सेल के अंदर हार्मोन को या एंजाइम को, वो हमेशा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोटीन।
यानी कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन है जिनको इंटीग्रल प्रोटीन्स करवाते हैं और कुछ एंजाइम और प्रोटीन है जिनको पेरिफेरल प्रोटीन करवाता है, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन वाला सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी तक कराएगा, उसको अंदर तक नहीं लेके जाता। देखिए पेरिफेरल प्रोटीन और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर दी प्रोटीन विच आर पार्शियली एम्बेडेड, फुल्ली नहीं है, पार्शियली एम्बेडेड इन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड डू नॉट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। तो फिर इनका काम क्या है? Peripheral protein are loosely bound with integral protein or lipid layer of cell membrane. So these protein molecule dissociate readily from the cell membrane. आप जो भी मॉलिक्यूल लेके आएंगे उनको सेल मेम्ब्रेन पर ही डिसोसिएट कर देगी। फिर अंदर जाना काम आपका है। क्या क्या एग्जांपल्स है? हमारे साइटोस्केलेटन है और कुछ प्रोटीन्स जैसे हमारे कैरियर है और एंजाइम्स भी हैं, कुछ हार्मोन्स भी हैं, बहुत सारे। तो प्रोटीन के हम काम बिल्कुल जस्ट अभी ऊपर ही पढ़ के आते गए। क्या क्या काम था? पहला हमने इंटीग्रल और प्रोटीन का काम भी पढ़ा, क्या? स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है। पहला प्रोटीन का हमने क्या काम पढ़ा था कि इट्स प्रोवाइड इंटीग्रल प्रोटीन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दूसरा काम है चैनल बनाता है। ये बिल्कुल ही जो अभी हम इसके जस्ट पहले आए वो ही सारे काम इन्होंने दोबारा लिख दिए हैं। ये जो एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन है, एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन है, तो जो एग्जांपल है वही उनके काम है। जैसे अगर चैनल प्रोटीन है तो चैनल बनाना है, सेल एडिएशन प्रोटीन है तो क्या करना है? सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है। जो प्रोटीन है बस वही उसके काम है। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है, चैनल बनाना है, कैरियर ट्रांसपोर्ट करना है, प्लस पंप। चैनल है तो वो पंप का भी काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप है। फिर आपके रिसेप्टर्स यानी हार्मोन वाला, एंजाइम, एंटीजन, सेल एडिशन, यानी जितनी भी चीजें हमने प्रोटीन्स के टाइप में पढ़ी थी वो सारे के सारे उस प्रोटीन के फंक्शंस भी हैं। अब लास्ट हमारा, हमें मालूम है लास्ट हमारा प्रेजेंट है क्या? डेट इज साइड कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है सिर्फ 5%। अब इससे क्या पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 5% है, यानी वो खुद से अकेला खुद का स्ट्रक्चर तो बना नहीं पाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन 95% तो बन चुकी है, जिसमें 45% प्रोटीन था और 40% लिपिड था। अब 5% बेचारा कार्बोहाइड्रेट बचा है तो वो क्या कर पाएगा? कितना जगह लगेगा? तो उसने बोला कि उन्होंने प्रोटीन और लिपिड से बोला कि आप हमारी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो। उसने प्रोटीन से बोला कि हम आपके साथ चिपक जाते हैं तो हम बना लेंगे क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मीन्स होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो उन्होंने बोला कि हम प्रोटीन के साथ एडअप होके बना लेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। फिर सेकंड कौन आया? लिपिड। उन्होंने बोला कि आप भी हमें अपने साथ अटैच कर लो और हम आपके साथ अटैच होके क्या बना लेंगे? हम आपके साथ बना लेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स बना लेंगे, यानी प्रोटीन के साथ अटैच होकर वो बना लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ लिपिड अटैच होकर बना लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो वो लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं वो बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ऐसा क्यों होता है? इन्हें मिलके काम क्यों करना पड़ा? क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। सिर्फ 5% प्रेजेंट होने की वजह से वो अकेले कोई काम नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है और लिपिड के साथ अटैच हो जाता है। तो काम तो उसने ये कर लिए, प्लस वो हल्का सा स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है, लेकिन वो कोई इतनी खास हेल्प नहीं करता। बहुत पतला सा, एकदम थिन, बिल्कुल पतला सा सेल मेम्ब्रेन पे के ऊपर की तरफ भी चढ़ा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। GLYCOCALX, ग्लाइकोकैलिक्स। इसका काम क्या है? ये बिल्कुल थिन है और बिल्कुल लूज कवरिंग है। बस थोड़ा सा ये क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको? जो आसपास के सेल्स हैं उनको, उनके साथ उनको एडहेशन करने में, यानी जो बाकियों के काम है बस उसी में उसको हेल्प कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट अपना कोई अलग से काम लेके नहीं चल रहा। कार्बोहाइड्रेट कोई अपना अलग से कोई स्पेशल काम लेके नहीं चलेगा। जो बाकी जो लिपिड्स और प्रोटीन काम कर रहे हैं बस उसमें उसको हेल्प करता है। यानी देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ मिलकर बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको आप प्रोटीओग्लाइकेंस भी बोल सकते हैं, और लिपिड्स के साथ मिलकर बनाता है ग्लाइकोलिपिड्स। और एज वेल एज वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी बिल्कुल थिन और लूज कवरिंग बना के रखता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। और कार्बो और इसके फंक्शंस क्या हैं? वो ही सारे फंक्शंस हैं जो अभी तक हम प्रोटीन और लिपिड्स के पढ़ के आए थे, उन सबको ही क्या बस एडअप करता जा रहा है। क्या? एक तो एक इसकी बस एक स्पेशल चीज और होती है कि कार्बोहाइड्रेट है वो निगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो निगेटिवली पोलैरिटी वाली चीजें होती हैं
उनको ये परमिट नहीं करता, उनको क्या रिपेल करता है। दूसरा काम क्या है, नाइबोर जो आसपास के सेल्स है उनके साथ फिक्सेशन में हेल्प करा रहा है। प्रोटीन भी तो यही काम कर रही थी, तो उसके साथ मिलकर फिक्सेशन का हेल्प कर रहा है। और प्लस कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स के रिसेप्टर भी होते हैं। बस अब यहां पर ये 2 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राइट द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, वही फंक्शन है। पहला फंक्शन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो सेल मेम्ब्रेन को ही प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ बहुत सारे ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, उन सबको प्रोटेक्शन कौन देगा? सेल मेम्ब्रेन, यानी प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एक यहाँ पर ये वर्ड है सिलेक्टिव परमिबिलिटी। आप सिलेक्टिव परमिबिलिटी ना लिखकर आप सिलेक्टिवली परमिबिलिटी लिख के आइए। जैसे आपको इसमें देखो यहाँ पर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दी है नाम, सेमी परमेबल लिख के आपको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लिख के आइए। 3 तरह की मेम्ब्रेन आप जानते हो होती हैं। नॉन परमेबल, एक तो फुल्ली परमेबल होती है, एक नॉन परमेबल होती है, एक सेमी परमेबल होती है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, इसका मतलब होता है कि ये आधी चीजों को जाने देगा, आधी को नहीं जाने देगा। वो प्रेजेंट होती हैं क्या उसमें? नॉन लिविंग्स में। लेकिन जो ह्यूमंस के अंदर, लिविंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो सेमी परमेबल नहीं होती, वो स्पेशलाइज, सेमी परमेबल का एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल। ये ऐसा नहीं है कि आधी चीजों को जाने दे रही है और आधी को नहीं, ऐसा नहीं है। कोई 2 स्ट्रक्चर भले दोनों प्रोटीन के बने हुए हैं, अगर वो सिलेक्टिवली होती और सिलेक्टिवली सेमी परमेबल होती और वो प्रोटीन को जाने देती तो वो दोनों मॉलिक्यूल को जाने देती। लेकिन सेल ऐसा नहीं होता है, भले 2 स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के बने हो, लेकिन सेल को जिसको ट्रांसपोर्ट करना है उसी को ही करेगा, भले दोनों बने हो। इसलिए सेमी परमेबल की जगह आप सिलेक्टिवली परमेबल वर्ड यूज करिए। जब भी लिविंग की बात आए तो वहां पर सेमी परमेबल वर्ड यूज नहीं करिए, सिलेक्टिवली करिए। वो सिलेक्ट करके बेचता है। तो दूसरा क्या है? सिलेक्टिव परमेबिलिटी, यानी सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेबल की जगह selective permeable membrane which allows only some substances to pass through and it act as a barrier for other substances. दूसरा इसका क्या काम है? एब्जॉर्ब फंक्शन। हमें पता है एक सेल को हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, उसको जरूरत है न्यूट्रिशन की, तो वो न्यूट्रिशन कौन एब्जॉर्ब करेगा? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि आप उसके लिए तो कोई प्रोसेस नहीं चला सकते ना, सेल को खाना चाहिए, उसको जिंदा रहने के, उसके लिए तो वो एनर्जी को खर्च करेगा नहीं, तो वो किसके थ्रू होगा? एब्जॉर्प्शन के थ्रू। चौथा काम है एक्सक्रीटरी फंक्शंस। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और भी ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको सेल्स बाहर निकालता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सबसे बड़ा काम ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और ये तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताया ही था कि मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है सेल के शेप और साइज को बनाने के लिए। ठीक है, अभी किसी को इतने में डाउट है? कल हम आगे चलेंगे, कल हम ऑर्गेनेल्स सारे वैसे तो आज मुझे ऑर्गेनेल्स भी खत्म करने थे लेकिन नहीं हो पाए। कल मैं ऑर्गेनेल्स खत्म कर दूंगा सारे के सारे, और कोशिश रहेगी कि पूरा सेल ही खत्म कर दूं। अब कल मैं और थोड़ा जल्दी जल्दी करके स्पीड इंक्रीज करता जाऊंगा। अभी किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा है? ये जो भी है, अगर आपको कुछ भी रहे नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी, तो आप पहले पूछिए, समझिए। लेकिन बिल्कुल भी वही जो भी मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, नॉट इवन अ सिंगल सेकंड। नहीं समझ आ रहा है पूछिए, उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो कहीं और से पढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, गुड डे। बाय सर, थैंक यू सर।